नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरता साहब आपका स्वागत है। एक बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है, सबकी निगाह है वो 5 मार्च को होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपने दोनों ही कैंडिडेट जम्मू प्रोविंस के फाइनल कर दिए हैं। आपके एंड से यानी इंडिया अलायंस के एंड से देरी क्यों हो रही है? क्या तालमेल नहीं बन पा रहे हैं? देरी थोड़ी इस वजह से आपको लग रही है क्योंकि अलायंस पार्टनर्स की जो आपस में डिस्कशन है वो काफ़ी थोड़ी लंबी चल रही है जी। इस सिलसिले में थोड़ा आपको लग रहा है कि देरी हो गई है। मगर यह है कि खुशी की बात यह है कि अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, ये मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। जी, इंटैक्ट है, मजबूती की तरफ बढ़ रहा yes, है। yes. और यहाँ बड़ी लोग चैमगोइयाँ करते थे कि शायद इंडिया ब्लॉक चल नहीं पाएगा या फिजल आउट हो जाएगा जी। मगर जिस ढंग से इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ फैसला जात लिए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के, काफ़ी स्टेट्स के फैसले हो गए हैं, तो उससे लगता है कि ये जो अपना अलायंस है जी, ये मजबूती की तरफ जाएगा। जी। थोड़ा सा क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है? एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है इस वक्त, क्योंकि ये तीसरे फैक्टर हमेशा होता है जब आप कोई 10 साल के बाद गवर्नमेंट करके आएगा आपके सामने। मगर उस फैक्टर को ये कोशिश करते हैं कि हम उसको धार्मिक रंग देके, सियासत को धार्मिक रंग देके आगे चलाएं। जी। मगर लोग बड़े सियाने हैं, लोग सूझबूझ वाले हैं, लोग बड़ा समझते हैं कि इन 10 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 साल में लोगों ने अच्छे वोट दिए। यानी देखिए, इतने अच्छे वोट देने के बाद भी जब आंकड़े देखे तो पूरे देश में 37% वोट बनता है। आप देखिए ना, इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि शायद ये जो कम्युनल पोलराइजेशन है ये शायद लोगों को थोड़ी समझ भी आई है और लोग कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि हम ऐसी जगह जाएं जहां हमें सिर्फ धर्म के नाम पे बात चले। वो कहते हैं कि डोगरी में कहते हैं कि सारियां गल्लां खोटियां पेट नहीं पईयां रोटियां। जी। आपको वो तो मिले नहीं, रोज़गार मिले नहीं। जी। आप कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, अनाज मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप इनको सेल्फ वो देंगे, क्या कहते हैं, डिपेंडेंस बना देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। तो विनोद जी, 5 किलो राशन किसी को देने से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनता, वो आत्मनिर्भर नहीं बनता, मगर उसको एक गलत तरीके से आप उसको गलत दिशा में ले साहब के मुताबिक ये खोखले नारे हैं। लेकिन आप श्रोता साहब देखिए, 2014 के बाद 19 और अब 24 में ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने भूते 370 सीटें लाएगी और अलायंस जो एनडीए है वो 400 का आंकड़ा पार करेगी। आपके इधर ही एक डिस्कशन हो रही थी किसी सर्वे पर। जी, मैंने वो देखा, आप ही शायद डिस्कशन करवा रहे थे। जी। तो आप 300 पे आए थे। मतलब ये है कि अभी इनको अनाउंस किए 10 दिन हुए तो 300 पे आ गए। अभी आगे आगे देखिए कितने नीचे जे जाते हैं। जी। यहाँ कई सर्वे तो ये भी बताते हैं कि शायद ये 240 से ऊपर नहीं जाएंगे, कई लोग ये भी कहते हैं। अब कहने की बात है ना, अब कोई रूलिंग पार्टी बड़े धड़ल्ले से कहे कि हम ये करेंगे, वो भी थोड़ा सा शक पैदा होता है। जी। शक इन द सेंस कि आपको लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी करेंगे या कोई? अब ईवीएम के साथ करते हैं या किसके साथ करते हैं वो मैं अभी नहीं कहना चाहता, मगर ये एक शक पैदा करता है जी कि आप धड़ल्ले से एग्जैक्ट नंबर अनाउंस कर रहे हैं। तो वो एक लोगों में ये भी होता है कि भाई ये खुद ही फैसला करना, तो हमने वोट क्यों डालना। जी। हम तो इस बात पे यकीन करना है कि हम जमहूरी देश हैं, जमहूरी देश में लोग वोट डालेंगे, लोग फैसला करेंगे कि कौन आएगा उसमें। तो ये तो वो बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इन्होंने इधर से अनाउंस किया है
कि हम 370 क्रॉस करेंगे, एनडीए 400 क्रॉस करेगा। इसका मतलब है जो इनके साथ पॉलिटिकल घटक जो हैं, जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ 300 सीटों की 30 सीटों की है। Yes. अंदाज़ा लगाए ना। मगर जो इंडिया का ब्लॉक है उसके साथ ऐसी पार्टियां हैं जिनका एक मेजर शेयर है, मेजर वो बात है। और काफ़ी अच्छी तरह ये जो है वो हुआ है, जो मतलब सीट एडजस्टमेंट हो रही है। खासकर आप देखिए महाराष्ट्र में हो गई, राजस्थान में हो गई, मध्य प्रदेश दिल्ली में में, हो गई, पंजाब में फ्रेंडली कंटेस्ट पंजाब में होगा। उन्होंने कहा हम ऐसे जी, लड़ेंगे, जी, मतलब दिल्ली में हो गई, जी। यूपी में हो गई, तो इसलिए बिहार में हो जाएगी। जी। इसलिए काफ़ी इंडिया ब्लॉक का लगता है कि काफ़ी आगे चलेगा। श्रोता साहब, आपका बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है। 2004 में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी जब इंडिया शाइनिंग का नारा एनडीए ने दिया था और रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत आए। क्या 2024 में भी आपको लगता है कि ऐसा देखिए, कुछ मिराकल हो सकता है? ये अक्सर होता है। मैंने कहा ना, फैसला लोग करते हैं। जी, मैं हमेशा कहूँगा कि मैं तो बिल्कुल शाइनिंग हूँ, मगर फैसला लोगों ने करना है कि मुझे शाइनिंग रखना या नहीं रखना। कई दफ़ा मिसेस गांधी को भी रिपोर्टिंग की गई कि भाई आप करवाइए इलेक्शन, आप जीत के आ जाएंगी। जी। तो मगर ये लोग फैसला करते हैं और लोग अपना हिसाब लगाते हैं हमको क्या मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, आज लोगों को गारंटी के नाम से, खासकर जम्मू कश्मीर में लोगों को डर लगता है। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए डर लगता है कि देश की पार्लियामेंट ने और पूरे देश ने आईनी तौर पे गारंटी दी थी कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत को 370 की 35 की। वो गारंटी आपने ऐसे छीनी जैसे वो गारंटी, इसका मतलब सब गारंटियाँ ऐसे ही होंगी। जी। आपने गारंटी दी कि हम 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे, आपके अकाउंट में काला धन लाएंगे, वो गारंटी भी कहीं नज़र नहीं आती। आपने गारंटी की कि हम आपको देंगे क्या कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 20 करोड़ नौकरी होती। जी। तो विनोद जी, वो गारंटी भी नज़र नहीं आती। अगर 20 करोड़ नौकरी आ जाएगी तो आपको इधर काम करने वाला कोई नहीं मिलता, सब लोग उसी गारंटी में नौकर हो जाते। 20 करोड़ बड़ी नौकरी होती है। उसके बाद इन्होंने कहा किसान की आमदन दूनी करेंगे, वो भी बात नहीं चली। मतलब गारंटी की बात करता हूँ। इन्होंने कहा हमारी गारंटी है हम आखिरी आदमी तक पहुँचेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये आखिरी आदमी तक पहुँचे। विनोद जी, आपने देखा होगा कि आखिरी आदमी को बिल आता था बिजली का 100 रुपया, आज गरीब को आता है 1200 रुपया बिल। और वो 1200 नहीं दे सकता क्योंकि 1200 तो उसकी आमदनी नहीं है महीने की। तो ये भी गारंटी का हिस्सा था। फिर उन्होंने कहा था जी आखिरी आदमी तक पहुँचेंगे। गरीब जो हमारी माँ बहन बुज़ुर्ग थे, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, आपकी ये जो है अपनी हैंडीकैप पेंशन, वो बंद कर दी। ये आपको मैं मोटी मोटी बातें सुना रहा हूँ, अभी सुनाने के लिए इतनी बातें हैं कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जी। तो लोगों को जम्मू कश्मीर में साहब 2 लिखित गारंटियां उन्होंने दी थी, उसको पूरा कर दिया है, वो तो आपको मानना पड़ेगा। जब उनके 2 पार्लियामेंटेरियन थे, जब 2 ही जीत के आए थे 84 के इलेक्शन के बाद, तब भी उन्होंने 370 का जिक्र किया था मैनिफेस्टो में, दूसरा राम मंदिर के निर्माण का। 2 गारंटियां उन्होंने जो लिखी, देखिए बात सुनिए, अगर आप पूरी कर दी। अगर आप इन्हीं 2 को कहते हैं जो मैंने गारंटियां कही वो गारंटियां में नहीं आती वो है। मौखिक है, वो मौखिक है, ये मैनिफेस्टो में है। नहीं, वो भी मैनिफेस्टो में थी। चलिए, वो भी मैनिफेस्टो में थी। अगर वो गारंटियां नहीं आती हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की बात है जी, तो 370 से किसी का पेट तो भरना नहीं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में मैंने आपको पहले कहा कि ये गारंटी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की थी। ये गारंटी हमारे देश के बहुत बड़े अवान जो है अपना पार्लियामेंट की थी। आपने वो गारंटी छीन ली। तो गारंटी के नाम से तो लोग आज डरते हैं जम्मू कश्मीर में। पता नहीं ये कौन कौन सी गारंटी कर रहे हैं तो कौन सी गारंटी छीन लेंगे। सवाल ये है कि अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर, राम भगवान आपके भी हैं, मेरे भी हैं, मुझे भी आस्था है, आपको भी आस्था है। अब ये कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट लाना है कि आपकी आस्था है या नहीं है। ये सबका राम मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमको उसके मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने फैसला किया और सॉर्ट आउट किया, मंदिर बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है।
अब इसका क्रेडिट कोई कहे जी हमको दे दो क्योंकि हमने बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आप, मंदिर की कमेटी भी आप, तो फिर सिस्टम कैसे चल रहा है? तो ये कहने की बातें हैं, बाकी जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा। सुलोत्रा साहब, ये आप बीजेपी को कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट में या क्रेडिट लेने में बड़े एक्सपर्ट हैं। उसी दूसरे एंड पे आपको देखा जाए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो आपने इतने बड़े काम किए हैं लेकिन आप क्रेडिट नहीं ले पाते, उसमें आपकी कमी है। लैंड टू टिलर एक्ट की बात कीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, इतना अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन आप क्रेडिट नहीं ले पाते। देखिए मैं आपको बात बताऊँ जी, कि हमारी पार्टी ने इन सब चीज़ों के बावजूद 35-37 साल गवर्नमेंट की। हालांकि हमारे लीडर लोग गिरफ्तार रहे, शेख अब्दुल्ला साहब 22 साल जेल में रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, और जम्मू कश्मीर को जो हिंदुस्तान का ताज बनाया, उस ताज को बनाने में शेख साहब का बड़ा अहम रोल था, नेशनल काउंसिल में बड़ा अहम रोल था। और जब भी कभी देश में कोई ऐसी बात आई यहाँ कि खासकर कम्युनल टेंशन की बात आई, नेशनल काउंसिल हमेशा आगे रही। यहाँ मुझे याद है कि 2008 में कहते थे कि जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं हो सकता, मगर नेशनल काउंसिल में आई, इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जनाब मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने फारूक साहब उमर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, हम भी जमहूरी लोग हैं, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों का वोट का हक दिलवाया, हम भी इस हक में इलेक्शन हो जाए। आपने देखा कि इतनी बड़ी एजिटेशन के बावजूद गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बनी, आपको याद है ना 2009 में जो गवर्नमेंट बनी। तो लिहाजा ये कुछ बातें जो हैं ये लोग समझते हैं, लोग देखते हैं। 370 और 35 की बात करते हैं, जब गया था लोगों ने जहाँ लड्डू बांटे, हम देख रहे थे लोग लड्डू बांट रहे हैं, हम सोच रहे थे शायद हम किसी स्टेज पे गलत होंगे, ये शायद सही हो, वक्त बताएगा। वक्त ने बता दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने कोई लड्डू बांटता नहीं देखा। आप नज़र लगा सकते हैं कि इन 19 और 23 के बीच में कितना अंतर आ गया कि जब 19 में अनाउंस होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं, जब उसी चीज़ पे मोहर सुप्रीम कोर्ट की लगती है, दैट इज़ द बिगेस्ट मोहर, तो उस चीज़ को किसी ने लबैक नहीं किया। इससे आप नज़र लगा सकते हैं कि लोग समझ चुके हैं कि हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां खतरे में हैं जी, हमारे जो बच्चों को राइट्स मिलते हैं, पढ़ने लिखने के कोई वजीफ़े मिलते हैं। अब मेरे बच्चे को जो वजीफ़ा मिलता था, अब उस वजीफ़े के 1000 हिस्सेदार और भी आ जाएंगे, शायद मेरा बच्चा वो वजीफ़ा नहीं ले पाएगा। तो मैं गरीब आदमी कैसे जिएगा? गरीब आदमी, अगर आप देखेंगे बाज़ार में जाइए, आपके लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है, चोरियाँ बड़ी हो रही हैं। आप देखेंगे कि बाज़ार में आपको ऐसे लगेंगे रेडी वाले लोग जैसे कि पता नहीं कहाँ से लोग आ गए। हम नहीं कहते देश के लोगों को हक है अपना वो करने का, मगर पहला हक तो हमारा है जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पहले हमारे लोगों को वो करना चाहिए। श्रोता साहब, इस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का व्यक्ति कनॉट प्लेस में जाकर के दुकान ले सकता है, और क्या कनॉट प्लेस के स्थानीय नागरिक क्या ये राइट नहीं बनता कि यहाँ पर आकर के वो कारोबार करे, दुकान ले? तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो कारोबार करे जी, मगर फर्स्ट राइट, फर्स्ट प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक रिसीविंग एंड पे है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है इतनी, हमारे यहाँ कोई इतना और कोई रोज़गार के साधन नहीं है, यहाँ कोई इंटरनेशनल कंपनियाँ नहीं हैं। अगर आप कनॉट प्लेस की दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ हज़ारों एवेन्यूज़ हैं जिसमें बच्चे नौकरी के लिए जा सकते हैं। मेरे बच्चे जम्मू में नहीं जा सकते, कश्मीर में नहीं जा सकते, वो लिमिटेड वो सिस्टम है। आज जम्मू का नौजवान समझता है, कश्मीर का नौजवान समझता है कि मेरी नौकरी पे डाका डाला जा रहा है, मेरी ज़मीन पे डाका डाला जा रहा है। और लोग जो हैं, लोग ये सब कुछ देखते हैं, क्योंकि जो बात अगर आप दिल्ली की बात, जहाँ यूपी की बात, बिहार की बात करें, वहाँ सिस्टम और है जी। यहाँ जो आज सिस्टम है, यहाँ आज हम समझते हैं कि हमारी नौकरियाँ कोई और ले जाएगा।
जी कल विनोद जी का बेटा जी compete नहीं कर पाएगा इनके साथ, क्योंकि वो बेचारा श्रोता साहब, आप ये मानते हैं कि कश्मीर स्वर्ग है, धरती पर कश्मीर को स्वर्ग कहा कोई शक जाता नहीं, है, दो राय कोई नहीं। और टूरिज्म के लिहाज से इसमें इसको स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि आप ही के, आपने कहा 35 या 36 साल आपने अपना टेन्योर, आपके टेन्योर में ही अलगाववाद को बढ़ावा मिला और अलगाववादी बंद की कॉल देते थे, जिससे टूरिज्म इफेक्ट होता था। हमने हमेशा ये कहा कि इस चीज़ को तफसील से देखा जाए जी कि मिलिटेंसी क्यों आई। हमको आप ये मत इल्ज़ाम लगाइए कि आपके दौर में हुआ, इसको देखा जाए। मसलन कश्मीरी सुनो साहब, मेरा इतना राइट बनता है कि वहाँ 87 की रिगिंग जरूर पूछूंगा, 87 में जो रिगिंग हुई थी वो तो सवाल पूछ सकता हूँ ना, पहले आप पूरा बोल लीजिए फिर मैं पूछ सकता हूँ। जी आप ये देखिए कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ से आए। उमर अब्दुल्ला साहब ने असम्बली में भी कहा कि रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, कमीशन उमर बनना साहब, चाहिए, उमर कमीशन साहब। बनना चाहिए। यस यस, ठीक है, हम बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम पे कोई ना कोई इल्ज़ाम तो लगाना है। अब अगर मेरे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ से आए, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरा हमेशा ये सोच के रखा है कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। और हम जम्मू के लोगों को सैल्यूट करते हैं कि जब हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए, उन्होंने बाहों खोल के उनको यहाँ बसाया। और मुझे ये बताइए कि मिलिटेंसी जो है, कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरे, कितने मिनिस्टर मरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलिटेंटों के हाथों, कितने वर्कर मरे, कितने एमएलए मरे। तो आप क्या समझते, अगर हमारी देन है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। हमारे लोग इसीलिए मरे कि हम कमिटेड हैं, कि हमने तिरंगा एजेंडा उठा के रखा था, तो हमारा यही दोष था। वो समझते थे, मगर हम समझते थे ये हमारी कमिटमेंट है, इस वजह से हम अपना तिरंगा एजेंडा उठा के घूमते थे। तो इसलिए हमने बड़ा नुकसान पाया है। हमारे लोग मरे हैं, हमारे पार्टी के अलावा और बड़े लोग मरे हैं, बड़े बड़े संजीदा लोग जो थे वो के, बड़े बड़े आम लोगों को। सुरता साहब, इस इल्ज़ाम को आप कैसे मतलब बेदाग साबित करेंगे कि जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन रवाना हो गए थे? ये सवाल उठते हैं, ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताऊं जी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, शायद ये हालात नहीं बनते जो 90 के बाद बने, अगर गवर्नर जम्मू कश्मीर में उस वक़्त की गवर्नमेंट जो फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में थी, उसकी राय से बनता। शायद ऐसे हालात नहीं बनते, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार थी उस वक़्त की, उन्होंने जानबूझ के जगमोहन साहब को भेजा और ऐसे हालात बना दिए। मैं तो समझता हूँ कि जो उस वक़्त दिल्ली की गवर्नमेंट थी, उनका एक अहम रोल है हालात बिगाड़ने में, क्योंकि उन्होंने जो मौजूदा वहाँ उस वक़्त की मौजूदा गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, उसको बिना कॉन्फिडेंस लिए ये बात की, और ये भुगतना पड़ा सारा। जब आप किसी को पूछने के लिए राज़ी नहीं, वो यहाँ बैठ के क्या करेगा? जब वो आए, ये कहा जाए कि वो नाराज होकर, मेरी बात सुनिए, केंद्र के फैसले से नाराज होकर, वो सुनिए, जब वो आए जी, उसके बाद यहाँ इलेक्शन भी हुई, 96 में इलेक्शन हुई, 96 में इलेक्शन हुई जी। जब 96 में इलेक्शन हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें पूरा हिस्सा लिया। कोई हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था। आज जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गारंटियाँ दे रहे हैं, इनको पूछो आप कहाँ थे उस वक्त, बाकी पार्टियों को पूछो कहाँ थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त हिस्सा लिया। और मुझे याद है जनरल राव साहब बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, जो गवर्नर थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए जी। और उन्होंने वाज दफ़ा हम भी उनसे मुलाकात करते थे, मिलते थे, उनके दिल में यही था कि ये देश का जो ताज है, यहाँ जमहूरियत होनी चाहिए जी। तो आज आप देख लें, आज किसको कसूरवार कहेंगे कि आज 14 से 24 हो गया, 10 साल में इलेक्शन ही नहीं हो रही असम्बली की, ये किसको कसूरवार कहेंगे? सुरत्रा साहब, आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा सक्षम प्रयास नहीं किया कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जा सके। 2/3 बहुमत आपने यहाँ से ऑटोनॉमी पास करके दिल्ली में भेज दी। दिल्ली में उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला मुझे लगता है फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एमओएस फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने रिज़ाइन नहीं किया। आपको नहीं पता कि वहाँ एक कमेटी बन गई जी,
हेडेड बाई अरुण जेटले साहब, और यहाँ कमेटी बन गई हेडेड बाई मोहिउद्दीन शाह साहब। इन्होंने डायलॉग शुरू किया। जी हम तो यकीन रखते हैं डायलॉग से काम होता है। जी अगर उन्होंने उस वक्त गुस्से में आके वो कर दिया, जी जहाँ अपना वो समझिए कि एक ना तजर्बाकारी या जो भी आप कह सकते हैं, मैं इतना सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, कि उसमें कर दिया। जब यहाँ वाजपेयी साहब आए, बेगम अब्दुल्ला जो थी उनकी देहांत हो गया, जी तो उनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस भी आए, शायद अडवाणी साहब भी आए। यस तो उन्होंने यहाँ ही कहा कि हम इसको ये जो ये ऑटोनॉमी रिपोर्ट है इसको रिकन्सिडर करने जा रहे हैं। जी हमने हर वक्त कहा कि डायलॉग होना चाहिए। आज भी आप कहते हैं हमने 370 हटा दिया, वो कर दिया। आज भी पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर का सियासी हल ढूंढने की ज़रूरत है। ये आपको ये जो लग रहा है ये टेम्परेरी फेज़ हो सकता है, मगर हम ये चाहते हैं कि बाकायदा पॉलिटिकल हल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। और अगर देखिए, जब मैं कहूँगा आप कहोगे, आप कहते हो जी पड़ोसियों से बात करो। वाजपेयी साहब ने तो बड़े खुल के पड़ोसियों से बात की। वाजपेयी साहब बस लेके गए। ये आपके जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये तो बिन बुलाए चले गए। तो जब ये लोग जाएं, पाकिस्तान उस सेंटर पे किससे बातचीत की? जब ये लोग जाएं, आईएसआई चीफ से बातचीत की जब ये लोग जाएं तो आप कहें ठीक है। जब हम कहें यार पड़ोसियों से बात करके बात ख़त्म करो, ये नॉर्मल रूटीन में भी आपके घर के साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तीसरा आदमी अगर बीच में बैठा तो यार पड़ोसी बात यानी आपका कहने का मतलब है वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती, हम आ भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर अमन से रहना है, शांति से रहना है, आज बहुत टाइम हो गया, हमने बड़ी मुसीबत उठाई जी। हमेशा दिल्ली में लोगों को नहीं पता होगा, वहाँ बॉम्बे में नहीं पता होगा, कलकत्ता में नहीं पता होगा, मगर वो कहते हैं ना बियर नोज बियर शू पिंचेस, कि इसकी मिलिटेंसी से जो मार हमको पड़ी है वो शायद किसी को नहीं पड़ी। हम कहते हैं किसी ढंग से इसका मसला ख़त्म हो ताकि दोबारा ये मसला ना उभरे। हमारी तो कोशिश ये रही है, आज भी हम इस चीज़ के हामी हैं कि ये मसला ख़त्म हो, लोग अमन से रहे, प्यार से रहें, और हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी वापस आए। यहाँ इस गवर्नमेंट ने भी नारा लगाया हम कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस भेजेंगे, वो नहीं भेज सकी जी। तो यही है कि करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप कहोगे 370 हटा दिया और मंदिर बना दिया और हमने सब कुछ कर लिया, नहीं। जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल हल होना और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस होना और जम्मू कश्मीर में हमारे पंडित भाई भी इज़्ज़त से रह सकें, हमारे पंडित भाई भी महफूज तरीके से रह सकें, उसके इंतज़ाम करना भी इस राजनीतिक हल आपकी निगाह में क्या है? जम्मू कश्मीर का राजनीतिक हल आपकी निगाह में क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया 370 को लेकर के, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है। इट मीन्स एक मरतबा फिर आप 370 को लेकर के पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं। बात है जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हम भी सलाम करते हैं, मगर बड़े बड़े जो ज्यूरिस्ट हैं, एमिनेंट लायर्स हैं, एक नरीमान साहब पिछले दिनों में फोत हो गए जी, उन्होंने भी इस फैसले को बैड इन लॉ बोला। क्या बोला? बैड इन लॉ। मैं नहीं बोल रहा जी, उन्होंने बोला। अब जब बड़े बड़े लोगों ने इस पर तबसरा किया तो कोई बात देखी होगी उन्होंने। हम तो ये कहते हैं कि आप जो मौजूदा सरकार है उसको देखना चाहिए था, आप तो है नहीं वो, कि वो कैसे इनसे इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं, वंस फॉर ऑल सेटल कर सकते हैं जी। और जो मसले हम वंस फॉर ऑल सेटल करने के पीछे लगे थे वो मसले भी इन्होंने नहीं किए। मसलन पीओके का मसला था, विनोद जी, पीओके के मसले में जी हमने कहा कि वंस फॉर ऑल उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया। 26,000 आपने यही कहा है? दे हमने कोई 36,000 के करीब फैमिलीज थी, हमने कहा उनको 25-25 लाख दे दो। हाँ यस, वो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग, वंस फॉर ऑल सेटल कर दो। जी जी। बाद में कहीं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, पार्लियामेंट्री कमेटी आई जी, उन्होंने कहा नहीं 25 नहीं 30 जी। मगर मुझे ये बताओ, अब ये दिल्ली ने करना था, इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं किया? इन्होंने 5-5 लाख रुपए दिया, शुरुआत तो की, आगाज शुरू में उससे लिख के लिया कि इसके बाद कुछ नहीं।
लिख के लिया। मुझे ये बताओ कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया, रियासत की सरकार ने किया, तो उसमें आपको उनके साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। उनका भी वो जिसको हम डोगरी में कहते हैं उजड़ पुजड़ के आए थे। जी तो उजड़े पुजड़ों की बात भी नहीं आप सुनना चाहते, आप किसकी बात सुनना चाहते हो? श्रोता साहब, आप अपने सियासी तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों पर आपकी निगाह नहीं गई, वाल्मीकि समाज पर आपकी निगाह नहीं गई, गुरखा बरादरी पर आपकी निगाह नहीं की। आपने ये 25 लाख रुपए का प्रस्ताव बना करके भेज दिया। देखिए, क्यों देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, पीओके का और वेस्ट पाकिस्तान का, जी ये दो डिफरेंट इशू है। पीओके अलग है, वही तो कह रहा हूं, आप अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मेरे से पीओके अलग है, वेस्ट पाकिस्तान अलग है। जो आप वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई ऑल पार्टी, उन्होंने कहा इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे याद है, मैं उस वक्त प्रोविंशियल प्रेसिडेंट था। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस कमेटी के मेंबर, क्योंकि राथर साहब हैं वहाँ गवर्नमेंट में, मिनिस्टर नहीं थे, गवर्नमेंट नहीं थी हमारी, राथर साहब को बुलाओ ऑफिस में और उनसे मिलाओ तमाम रिफ्यूजियों को, वेस्ट पाकिस्तानी भी, पीओके भी, या और भी जो इस किस्म के हैं, जैसे जो आपके ये सफाई वाले जो हैं, वाल्मीकि जी। हमने सबको बुलाया, सबसे डिस्कस हुआ, हमने अपना व्यू पॉइंट बनाया और हम चाहते थे कि ये मसला हल होना चाहिए। जी, हमने कभी नहीं कहा, आप अगर ऑल पार्टी की रिकॉर्ड भी देखेंगे वहाँ भी हम चाहते थे, मगर फिर आपको पता है जब सरकार में जो लोग होते हैं ये उनको थोड़ा सा तेज़ी से काम करना पड़ता है, कभी कभी वो नहीं चाहते हुए भी काम ढीला हो जाता है। सरकार आपकी है, हमारी नहीं थी, हम उसमें जिसकी भी सरकार, ये बीजेपी अपने कांग्रेस की और पीडीपी की थी ये सरकार, तो उसमें नहीं हो पाया। हमारी कोशिश रही। अब मिसाल के तौर पर आप कश्मीरी पंडित की प्रॉब्लम की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित की प्रॉब्लम के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई, रेवेन्यू मिनिस्टर की सदारत में एक कमेटी बनाई कि इनको रिहेबिटेट कैसे करना है, इस पर डिस्कशन करो, इस पर फैसला करो, कोई कौन सा फार्मूला है जिसको हम अमली जामा पहनाएं और इनको सहूलियत हो जाए। जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज़ जानती है, क्या क्या मुश्किलात हैं। जी, हमको दिल्ली में नहीं बैठ के फैसला करना है, जहाँ फैसले जो हैं मेजर फैसले, चलिए वो दिल्ली से। सुनो साहब, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार, जो भी केंद्र सरकारें रही हैं, उन्होंने प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। जो भी सरकार रही उन्होंने इसको लेबॉर्ट्री बना के रखा जी। और आज बदकिस्मती देखिए, दुख होता है, आज सारे अफसर आप बाहर से ला रहे हैं। आज आप जितने भी इसको भी आप एक प्रयोग समझते हैं? सुनिए, वाइस चांसलर जो हैं, इसको भी आप एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं ना? मैं वाइस चांसलर बाहर के ला रहे हैं जी। मुझे बताइए, मेरे जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर इस काबिल नहीं है वाइस चांसलर बन सकते हैं जी? कि इनमें कोई कमी है? वो भी प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इक्वली पढ़े हैं, मगर आप उनको इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। क्यों डिस्करेज किया जा रहा है? जी, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई जी, यहाँ हमारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। जी। ये जो भी दिल्ली में सरकार रही जी। उसकी अपने तरीके का सोच थी। जी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जब हमारा देश बहुत बड़ा देश है, महान देश है, इस महान देश में जो भी आता है वो जब कोई फैसला करना पड़ता है ना, इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट सीट आ जाता है, यार 6 सीटां यार सानू तो 2 ही मिलनी, राइट, तो इन टर्म्स ऑफ 2 करेंगे जी। तो यहाँ एक फैसला करने की जरूरत है, पूरी अपनी विजडम इस्तेमाल करके जी, जो भी आपकी कमांड में है जी। श्रोता साहब, अभी शुरू किया था लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा, अभी सवाल बहुत ज़्यादा थे आपसे, तो मज़ा आता है बात करने की, अनुभव भी है। आप हमारे स्टूडियो में आए, श्रोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।